नमस्कार है आप सभी दोस्तों का, दर्शकों का जो देश दुनिया से हमें देख रहे हैं। आज के इस खास एपिसोड में हम मिल रहे हैं दो विश्वविख्यात लब्ध प्रतिष्ठित संगीतकारों से, गीतकारों से, गज़ल गायकी के नाम के क्षेत्र में जिनका बहुत खासा मुकाम है, पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन जी और पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन जी। स्वागत करते हैं आज के इस खास एपिसोड में आप दोनों भाइयों का। नमस्कार दोस्तों, हम अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन और हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी जी के, जिन्होंने ऑनर्ड पर्सनैलिटी में हमें याद किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत जीनियस हैं, इतने पद्मश्री अवार्डीज़ को ये इंटरव्यू कर चुके हैं कि हम बता नहीं सकते। और एक टाइम हो गया, उसके बीच बीच में हमारी बातचीत होती रहती, लेकिन किसी तरह से वक्त नहीं मिल रहा था। आज ये वक्त मिला है तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें याद किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। को पद्म सम्मान मिला, पिछले तकरीबन 5 दशक से भी ऊपर हो गए हैं। आपने संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत मुकाम हासिल किया है। ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा अपने संघर्ष के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा जयपुर घराना है और हमारे उस्ताद, हमारे वालिद मोहतरम मरहूम उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब ही थे। और उन्होंने अपने गुरुकुल में बुला के शिक्षा भी दी है एज ए स्टूडेंट। तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ, संगीत की शिक्षा के साथ साथ, फिर जब एक ऐसा मकाम आया कि हमें गाने के लिए उन्होंने खुद ही कहा कि अब तुम सोलो परफॉर्मेंस दो, दोनों भाई मिलकर। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो हमने जर्नी शुरू की है ऑल इंडिया रेडियो से। ये बात है 1959 की, आकाशवाणी जयपुर से। उसके बाद तो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चलती रहीं। तो हमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में अपने कार्यक्रम देने का एक अच्छा अवसर मिला। लेकिन अवसर मिलने के बीच में जो हमारी जर्नी है उसमें बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों को तय करते हुए ऊपर वाले की मेहरबानी से निकल गए। मुश्किल, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। बग़ैर स्ट्रगल के हम किसी कलाकार को ये नहीं कहना चाहेंगे कि बग़ैर स्ट्रगल वो कामयाब हो गया। किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं मुश्किलें आई होंगी, मुश्किलें हमें भी आई हैं। जो जर्नी करते थे उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बल्कि ये होता था कि हम लोग ट्रेनों में, जब एक ज़माने में पहले तो रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी जी। लेकिन बाद में जब रिजर्वेशन नाम की चीज़ हुई तो रिजर्वेशन में जब जाने लगे तो कई बार रिजर्वेशन नहीं होता था। तो हमारे दौरे लगते रहते थे जयपुर से अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, मुंबई जाते थे हम लोग। उस वक्त जो अपने कार्यक्रम से हमें पैसा मिलता था वो भी हम खर्च करके आते थे, क्योंकि हमारी कोई कॉन्टैक्ट्स वहाँ नहीं थे। लेकिन हमने अपना प्रयास, अपनी वो मेहनत, लगन से पीछे नहीं हटे और कभी मुश्किल को मुश्किल समझा नहीं, क्योंकि पिताजी कहते थे मुश्किल से ही आसानी पैदा होती है। अगर आप आसान पैदा करेंगे अपने आप में तो फिर आप मुश्किल काम को नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। हमने सुना है सर कि आपके जो वालिदैन साहब थे उन्होंने आपको शिक्षा, उच्च शिक्षा देने की योजना बनाई थी, बाद में उन्होंने आपको संगीत से भी जोड़ा। तो ये कैसे हुआ, आपने क्या, अपनी कितनी पढ़ाई की है और कहाँ, और फिर संगीत से कैसे जोड़ा? ये बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, एजुकेशन से तो हमारा बहुत ज़्यादा रिश्ता रहना चाहिए था, पर किसी कारण से नहीं रहा, क्योंकि संगीत हम लोगों पर हावी रहा। उस वजह से हमने नॉन मैट्रिक तक पढ़ाई अपनी की। उसके बाद टोटल टाइम हम संगीत पे देते थे, जबकि हमारे पिताजी ये कहते थे कि पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन एक समय, एक सर्किल, एक पॉइंट ऐसा आया कि हमने उनसे कहा कि पापा, आपका पैसा ख़राब जाएगा और हमारा वक्त ख़राब होगा, लेकिन संगीत की वजह से हम पढ़ नहीं सकते। तो पढ़ाई यहीं तक की। और उसके बाद जो संगीत की शिक्षा उन्होंने दी, वो आज भी उसकी मेहरबानी है कि इस तरह की शिक्षा हमें दे गए वो, कि हम अपने आप में बहुत खुश हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ गाते हैं तो वो कहते थे जब कुछ चीज़ गाओ या पढ़ो या देखो तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ताकि लोग पता लगाएं कि आपकी जो बात कह रहे हैं वो उनके दिलों पर असर करनी चाहिए। तभी करेगी जब आप उस तरह चलेंगे। जी बिल्कुल। हमारे दर्शक जो लगातार हमें देख रहे हैं और हमारे जो गज़ल सम्राट हैं उनको सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि कैसे इन्होंने संघर्ष के ज़रिए अपनी यहाँ तक की लड़ाई और यहाँ तक की यात्रा पूरी की है और आज इन्होंने सफलता के स्वाद भी चखे हैं। लेकिन सफलता
केवल सुख से नहीं हासिल होती, उसके लिए कर्म करना पड़ता है और उसके लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। सर, जब कैसा लगता है जब यश चोपड़ा जैसे बड़े निर्देशक आपको बुलाते हैं और फिल्मों में गाने का अवसर देते हैं, कैसा लगा वो वाकया बताएं। आपने वीर ज़ारा के लिए गाया है। हाँ, फिल्म एक ऐसा मीडिया है जहाँ आप बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि लोग उसमें इतनी टीम होती है। आपको और हमें या दूसरे दर्शकों को तो ये लगता है फिल्म आसानी से बनती होगी, लेकिन फिल्म के लिए लोग रातों को जागते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, शूटिंग करते हैं, गाना जो प्लेबैक सिंगर को गाना है उसके ऊपर एक्टिंग जो एक्टर करेगा वो एक्टर तमाम रातें दिन बिताता है परफेक्शन लाने के लिए। तो अपने काम में परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। अब वीर ज़ारा का तो ताल्लुक़ ये है कि हाँ, मदन मोहन जी से जो संगीतकार थे और दुनिया की बहुत बड़े संगीतकार जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं, उसमें हम भी हैं, लेकिन उनसे हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जो बड़े बेटे संजीव कोहली साहब, उन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब, ये ऐसा हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई शख्स दुनिया से चला गया और उसका संगीत आएगा। तो वो उसके लिए पापा की एक कंपोजिशन है, बहुत सारी हैं, लेकिन एक है कव्वाली आइटम जी। तो हमने उनसे कहा जी कव्वाली तो हम गाते ही नहीं हैं। तो बोले नहीं साहब, ऐसा हम मानते हैं कि जो आदमी क्लासिकल से जुड़ा हुआ होता है, क्लासिकल गाता है, क्लासिकल सीखता है, वो उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होती है, तो वो कुछ कर सकता है। तो हम नहीं जानते, पापा की ये कंपोजिशन आपको गानी होगी। यश चोपड़ा साहब ने जब सुना तो बहुत सराहा, और इतना अच्छी कव्वाली, इतना अच्छा फिल्म, इतना पाकीज़ा फिल्म एक अरसे के बाद आया था, उसके लिए लोगों ने उसको सराहा और हमें इस नगमे के लिए बहुत कुछ लोगों ने मोहब्बत और अपना प्यार दिया। आप दोनों भाई गज़ल के क्षेत्र में एक ख़ास मुकाम रखते हैं और दुनिया भर के लोग इनसे प्यार करते हैं। न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी इनकी लोकप्रियता का आलम है। ज़ारा में आपने गाया है, क्या हमारे दर्शकों को गुनगुना कर सुनाएंगे क्या? ज़रूर सुनाएंगे। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। ये है तेरा ही सौदाई, ये है तेरा ही शहदाई, ये है तेरा ही सौदाई, ये है तेरा ही शहदाई। तेरे इश्क में है इससे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। वाह वाह वाह। देखिए, कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बिना। अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद। क्या बात है, क्या बात है। तो लिहाजा हमें जो भी मान सम्मान मिला, 17 जनवरी 2018 को तो हमें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, उर्दू अकेडमी अवार्ड मिला, ये केंद्रीय महामहिम राम कोविंद जी के हाथों। दूसरा, उसके अलावा 5 अप्रैल 2023 को पद्म सम्मान जो देश का सर्वोच्च अवार्ड है, द्रौपदी मुर्मू महामहिम के हाथों हमें मिला। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और उसके अलावा 30 नवंबर 2023 को ही डॉक्टरेट हमें, जी हाँ, हमें महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय से हासिल हुई। तो ये सब उसकी कृपा है। और अवार्ड जो है, देखिए अवार्ड जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऑनर्ड होता है, लेकिन वो प्राप्त करने के बाद हर कलाकार की अपनी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने फील्ड में जूझता रहे, करता रहे, कुछ ना कुछ रियाज, लगन, मेहनत, आगे की बातें। क्योंकि अगर अवार्ड लेने के बाद थोड़ा सा अगर माइनस हो जाए, गाना बजाना, कविता, शायरी जो भी है, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारे माँ बाप से और हमारे गुरुओं से यही दुआएं मांगते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, ताकि हम अपने आप को, जो हमारे श्रोता हैं, उनकी कसौटी पे खरा उतरते रहें और वो हमें यूं ही प्यार करते रहें। बहुत सुंदर। हमें अमीर खुसरो अवार्ड, जी जी, बेगम अख्तर अवार्ड,
तमाम हासिल हुए। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियंस द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये सब उसकी कृपा जी, है बिल्कुल। और ये पिताजी का मार्गदर्शन है। आपने कई एल्बम पे भी काम किया है, फिल्म म्यूज़िक एल्बम में भी तकरीबन 10 से भी ऊपर है, मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा संख्या है। उसमें एक गाना है जिसको काफ़ी जो चर्चित रही वो सॉन्ग वो थी है वतन करके कुछ था। तो मैं हवा मैं हवा हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों जरूर हमारे दर्शकों के बड़ी लिए अच्छी बात कही है आपने। हमारा ये जो पहला एल्बम है 1980 में रिलीज़ हुआ और उसकी एक बहुत ही पॉपुलर गज़ल है जिसको सब लोग सराहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो गज़ल है मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। जी। इसको जिन्होंने लिखा था वो संगीत के बहुत कदरदान थे, बहुत जानकार थे और शायरी के बेहतरीन और आला दर्जे के इंसान थे। और ऑल इंडिया रेडियो में वो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर थे, मरहूम अमीर हनफी साहब। उन्होंने लिखी थी और 80 से लेके आज तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम बिना इस गज़ल के ख़त्म नहीं हुआ, ये हम जानते हैं। तो लीजिए आपके सामने पेश है मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। इस गज़ल से हमारी पहचान बनी, आइडेंटिटी बनी और इस गज़ल की शुरुआत से लेके आज तक हमारे 80s एल्बम है। लेकिन 80s एल्बम या 100 या 200 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे चाहने वाले आज से 40-50 साल से हमें सुन रहे हैं। ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है। तो इसलिए इतनी बड़े एक टाइम पीरियड को आज भी हम देखते हैं और सुनते हैं और महसूस करते हैं तो हमें खुद भी फ़ख्र होता है कि हमारे चाहने वाले इस कदर हैं। इस गज़ल से में हमने हारमोनी सिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया, जिसे कॉर्ड मेलोडी कहते हैं, काउंटर मेलोडी, ठीक है। उसके अलावा मूर्छना पद्धति संगीत में अगर षड्ज से देखें तो ये मध्यम पैरवी है, मध्यम को अगर षड्ज मान लें तो ये दरबारी हो जाता है। तो ये आज तक इस गज़ल को सुना जाता है। इसमें लता मंगेशकर जी, राज कपूर साहब, दिलीप साहब, ऐसे लोगों को पसंद है ये गज़ल। तो दोस्तों कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। इस अंतिम सवाल के साथ कि पद्मश्री आपको मिला है और अब भारत सरकार ने आपको देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक सम्मान पद्मश्री से नवाजा है, कैसा लगता है जब आपको पद्मश्री दिया जाता है? देखिए मैं तो इसको इस तरह जोड़ता हूँ कि एक बच्चा जिस तरह अपना एग्ज़ाम देता है और वो पास होता है तो उसको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि उसमें उसकी लगन, मेहनत, जगन और थकन सबको मिला के जो गुरु का और माँ बाप का आशीर्वाद उसे जो उसको प्यार मिलता है उसकी बिना पे उस खुशी का वो बयान नहीं कर सकता। इसी तरह हम लोग भी वर्ड नहीं है कैसे इसको एक्सप्लेन करें कि हमें कितनी खुशी हुई थी। हमें बहुत खुशी हुई और हमेशा रहेगी। सर, इससे पहले कि हम कार्यक्रम ख़त्म करें, हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो देश दुनिया से आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, हमेशा गुरु की आज्ञा से ही स्टेज पर जाएं, इससे पहले कभी नहीं जाएं, क्योंकि हम लोगों ने गुरुकुल में रह के सीखा है। बाकायदा हमारे पिताश्री ने माताश्री को यही कहा था कि गुरुकुल में पुत्र बना के मत भेजना, शिष्य बना के भेजना। तो लिहाजा इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह उपलब्धियां हासिल होंगी। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि गुरु को घर मत बुलाइए, गुरु कुल में जाके सीखिए, गुरु के घर पे जाके सीखिए, गुरु के चरणों में जाके सीखिए, आपको विद्या आएगी। लेकिन अगर आप इस तरह कमर्शियल रिज़म में उनको बुला के सीखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन रियाज, लगन, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान यूँ रखें कि आज के दौर में जो ये लाइटिंग होती है, क्लैपिंग होती है, पैसा होता है, पब्लिसिटी होती है, इस पे मत जाइए। आप कला पे जाइए,
कला आप एक बार सीख लेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा इसी बातों के साथ, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। हम ये नहीं कहते कि हम टीचर हो गए हैं। तो उसी तरह एज ए स्टूडेंट आपको बोल रहे हैं, अपने आप में पेशेंस रखें, एक दिन आप भी बहुत महान कलाकार बनेंगे। गुजारिश करूंगी कि आपने भजन गायकी के क्षेत्र में भी कुछ खास मुकाम रखा है, तो उस भजन के साथ हमारे कार्यक्रम की समाप्ति करें। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हर काम गणेश जी से शुरू होता है और हमारी गणेश वंदना इस कदर पॉपुलर है, इस कदर मकबूल है, इस कदर प्रतिष्ठित है कि उसके बगैर कोई प्रोग्राम शुरू भी नहीं होता हमारा। जी बिल्कुल। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। वाह वाह, इस उम्मीद के साथ कि हम आपसे दोबारा फिर किसी मोड़ पे मिलेंगे और हम आपकी बात दर्शकों तक पहुंचाएंगे, हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाइयों का जो जयपुर से बहुत जुड़ सारा रहे थे और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे दर्शकों तक अपनी बहुत बात सारा पहुंचाई। नवाजी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत।